नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पॉलिटी का पीवाईक्यू करेंगे जो यूपीपीसीएस और आरओईआरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पॉलिटी में यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का हम ट्रेंड एनालिसिस करने जा रहे हैं। उसमें जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का व्याख्या के साथ हम डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। आपके पास चार विकल्प है, 24 अगस्त 1946 को, 22 अगस्त 1946 को, 23 अगस्त 1946, 25 अगस्त 1946 को। तो आपका सही जवाब होगा 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो 2 सितंबर को प्रथम अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप हमेशा पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगाओगे, क्योंकि जो उपाध्यक्ष थे उन्हीं को ही प्रधानमंत्री का अधिकार प्राप्त था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ ट्रेड यूनियन दिया गया है, दूसरी तरफ दलीय संबंधता दल दिए गए हैं, राइट। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मजदूर संघ किससे संबंधित है? तो भारतीय मजदूर संघ आपका किससे संबंधित है? भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। और भारतीय मजदूर संघ की अगर स्थापना पूछ ले तो हमेशा याद रखना 1955 में, राइट। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अगर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करें तो ये किससे संबंधित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। अगर इसकी स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1947 में हुई थी। सी है यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये आपका संबंधित है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, मार्क्सवादी से संबंधित है, राइट। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात की जाए तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ों को देखा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार संविधान में जैसे उल्लिखित हैं उस हिसाब से सजाइए, राइट। आइए देखिए, पहला है संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र। ये किस में है? ये आपका भाग 1 में है। मौलिक कर्तव्य किस में है? मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है। नागरिकता भाग 2 में है और आज के नीति निदेशक तो भाग 4 में है। तो आपका सही क्या होगा? 1 3 4 2, 1 3 4 2 आपका सही जवाब होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि मूल्यवान आईटी ब्रांड, इकोनॉमी का प्रश्न आ गया मेरे प्यारे बच्चों। आइए इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, राइट। तो एक तरफ ये आपका क्या है, ये विधान लोकसभा चुनाव दिया हुआ है और इधर क्या दिया है, इधर वर्ष है, राइट। तो इसका मिलाना है 11वीं लोकसभा चुनाव 1992 में, 7वीं ये गलत है आपका। 7वीं कब हुआ था? 1980 में हुआ था। 13वीं भी सही है और 9वीं भी लोकसभा चुनाव सही है। और आपको याद है पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? पहला लोकसभा चुनाव हुआ था 1951 और 52 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है? आपका सही जवाब होगा 69 संविधान संशोधन द्वारा इसे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है। और 70 संविधान संशोधन के तहत ये कहा गया है कि जो दिल्ली है, दिल्ली का जो राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली भी भाग लेगी, राइट। तो इस तरह से है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? आपके पास गोलकनाथ है, यूसुफ बनाम मुंबई राज्य है, केशवानंद भारती में पास की गई थी। जो
फंडामेंटल स्ट्रक्चर की बात की गई है, जो मूल संरचना की बात की गई है, मूल अवधारणा की बात की गई है, वो केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के मूल ढांचे को किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। आप संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हो, चाहे वह मूल अधिकार हो, नीति निर्देशक तत्व हो या कोई अन्य हो। यहाँ तक कि आप प्रियम्बल में भी संशोधन कर सकते हो, बशर्ते कि संविधान का मूल ढांचा प्रभावित न हो। अगर संविधान का मूल ढांचा प्रभावित होता है अगर किसी भी संशोधन से, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे जुडिशियल रिव्यू के तहत असंवैधानिक घोषित कर देती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन ये मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रगान का सम्मान करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। ये आपके नीति निर्देशक के जो आर्टिकल 49 के तहत आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारत का राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं किया था? नीलम संजीव रेड्डी ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उपराष्ट्रपति पे कभी भी कार्य नहीं किया था। ये सीधा जो है राष्ट्रपति चुने गए थे और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। बाकी आर वेंकटा रमन, डॉक्टर शंकर दयाल वर्मा, जाकिर हुसैन ये सब उपराष्ट्रपति भी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया था। ये 93 संविधान संशोधन, 71 संविधान संशोधन, 103वें संविधान संशोधन, 86 संविधान संशोधन। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 86 संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 क के तहत घोषित किया गया था, जिसमें कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अगर हम 93 संविधान संशोधन की बात करें तो 93 संविधान संशोधन में आर्टिकल 15(4) के तहत SC ST वर्ग के जो लोग हैं उनको शैक्षणिक संस्थानों में सीटें आरक्षित की गई हैं। अगर हम 71 संविधान संशोधन की बात करें तो इसके तहत 7वीं अनुसूची में 3 मूलभूत भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी थी। 103 संविधान संशोधन की बात करें तो आप जानते हैं EWS को आरक्षण का प्रावधान 103 संविधान संशोधन में किया गया है। सबसे लेटेस्ट अभी 105वां संविधान संशोधन हुआ है। 105वां संविधान संशोधन में किस प्रकार का प्रावधान किया गया है? इसमें कहा गया है कि जो शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं उनको अधिकार जो है राज्य सरकार को अधिकार दे दिया गया है कि अब वे जो है इस प्रकार के लोगों का निर्धारण कर सकते हैं। राइट, तो SEBC की बात की गई है, SEBC की बात की गई है इसमें। राइट, और राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। संबंधित राज्यों के निवेदन पर एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया गया है। जैसे आर्टिकल 315 में लोक सेवा आयोग का उल्लेख है, संघ लोक सेवा आयोग का, और उसमें कहा जाता है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य अगर सिफारिश करते हैं तो जो UPSC है वो उनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का निर्माण कर सकता है। राइट, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। क्वेश्चन है, एक तरफ विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं और दूसरी तरफ राज्य है रमेश तावड़कर, ये गोवा के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। कुलतार संधवानी ये पंजाब के ही लोकसभा के अध्यक्ष हैं। T सत्यव्रत ये मणिपुर के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और रितु खंडारी ये उत्तराखंड के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो आपका सही सुमेलन क्या होगा? 1 2 3 4 आपका सही सुमेलन होगा। राइट, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कथन और कारण दिया गया है। कथन है, 73 संविधान संशोधन भारत की स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। बिल्कुल सही है कथन। कारण कह रहा है कि 73 संविधान संशोधन में पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा दिया गया है। बिल्कुल जितना अपेक्षा नहीं किया था उससे ज़्यादा इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो कथन और कारण एक सही है और उसकी सही व्याख्या करता है। तो आपका ए सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में संसद द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित किया गया। ये पेशा की बात कर रहा है कि 1996 में जो पेशा पारित किया गया था। लगभग 10 राज्यों में जो SC ST के जो पंचायती क्षेत्र है वहाँ इसको बढ़ाया गया। तो ये आपका सही जवाब होगा, 1996 में पारित किया गया था। राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को साथ सुमेलित करना है। समिति है, नियुक्ति का वर्ष दिया है। बलवंत राय मेहता समिति की अगर हम बात करें तो 1997 में, आप जानते भी हो। अशोक मेहता समिति 1977 में। LM सिंघवी समिति 1986 में। PK थुंगन 1988 में। तो 1 2 3 4 आपका सही जवाब होगा। 1 2 3 4 आपका सही जवाब होगा। बट जैसा कि आप जानते हैं बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय बात की है, अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायत की बात की है। LM सिंघवी समिति की बात करें तो इनके ही माध्यम से संवैधानिक दर्जा, तीनों ने पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का प्रावधान किया है। PK थुंगन समिति इन्होंने जो 33% जो आरक्षण है उससे संबंधित इन्होंने बात किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये आपका साइंस का सवाल है, इसको बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके स्थापना के कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। बहुजन समाज पार्टी ये 1984 में हुई थी। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की कब हुई थी, 1992 में हुई थी। तेलुगु देशम की अगर बात करें तो तेलुगु देशम की अगर हम बात करें तो ये 1982 में हुई थी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल की जो पार्टी है वो उसका कब हुआ था, 1998 में हुआ था। राइट। तो इस आधार पे अगर हम इसका क्रम देखें तो सबसे पहले कौन सा है, तेलुगु देशम पार्टी। सबसे पहले 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 4 है। 3 1 2 4 आपका सही जवाब होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है। अगर जो भारत का जो कैग होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वो एक ऑडिट एक रिपोर्ट देता है, तो उस रिपोर्ट को जो राष्ट्रपति के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो उसका जो परीक्षण है कौन करता है, तो लोक लेखा समिति करती है। राइट। कौन करता है, लोक लेखा समिति करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, ये लास्ट क्वेश्चन था, अंतिम प्रश्न था ये। तो इस तरह से आपसे लगभग जो है पॉलिटी में 2022 में आपसे जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें 18 क्वेश्चन आपके सम्मिलित हैं। 18 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और इस बार प्रश्न पूछने का तरीका भी अलग था, जैसा कि आपने देखा। राइट। बहुत ज़्यादा ये पॉलिटी के अंदर से घुस के प्रश्न नहीं पूछा है, आर्टिकल से नहीं पूछा है, बल्कि उन फील्ड से पूछा है जो आपके जो व्यवहारिक रूप में है, जो प्रैक्टिकल रूप में है, उनसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 23 के लिए इस प्रकार आप तैयार रहिए कि प्रश्न किस तरह से बदल रहा है, उसका ट्रेंड किस तरह से बदल रहा है। राइट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। राइसा द स्टडी आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करती है। अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।